व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पेंडोरा। वेल गाइस, आपने कई यंग लोगों को देखा होगा जिनके पास भरपूर टैलेंट होता है, लेकिन वो फिर भी अपने परिवार के हालातों को देखकर अपने हुनर, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। और शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा। और ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कुछ छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसमें एक बच्चा एक न्यूक्लियर प्लांट की तरफ देखता है और अपने दोस्तों को बताता है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा सा रोबोट है जो हमें एनर्जी देता है। लेकिन उसकी ये बात उसके दोस्त नहीं मानते और दूसरा बच्चा कहता है कि मेरे भाई ने बताया कि वो एक राइस कुकर है जो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देता है और ये राइस कुकर हमारी कंट्री को अमीर बनाएगा, हमें इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो इन बच्चों की बातों को देखकर आपको पता चल सकता है कि ये बच्चे अभी कितने नासमझ हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ जे नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी माँ, बहन और उसके एक छोटे से बेटे के साथ साउथ कोरिया में रहता है। उसकी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है क्योंकि जे अभी भी कोई काम नहीं करता, वो थोड़ा आलसी किस्म का बंदा है, लेकिन अब उसे मजबूरन उसी शहर में लगे एक पावर प्लांट में काम करना पड़ेगा जहां पहले उसके डैड काम करते थे। और यहाँ में उसके डैड की कहानी पता चलती है कि एक दिन पावर प्लांट में लीकेज हो गई थी जिसमें जे के डैड की जान चली गई थी। अब इतना सब होने के बावजूद जे वहीं काम करने जा रहा है क्योंकि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हम प्रेजेंट का समय देखते हैं जहाँ पर जे के कुछ दोस्त आते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, जिनसे वो बात करना चालू कर देता है। और इसी बीच रेस्टोरेंट में एक लड़की आती है युआन, जो कि जे से प्यार करती है। युआन उस पर गुस्सा करती है कि कल रात वो कुछ लड़कियों के साथ घूम रहा था और जे उसे समझाता है कि वो बस उनके साथ ड्रिंक कर रहा था और उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। वेल, अब कुछ दिन बाद जेई और उसके दोस्तों को न्यूक्लियर पावर प्लांट में जॉब मिल जाती है और वहाँ वो लोग काम भी करने चालू कर देते हैं। अब हम प्लांट के अंदर एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेजेंटेशन दे रही होती है कि कौन कौन यहाँ काम करता है और इस प्लांट में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होने के बाद यहाँ हम जेई के बचपन के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड युआन को दोबारा देखते हैं और वो उसे मिलने जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि अब उसका पासपोर्ट बन चुका है और कुछ ही दिनों में वो साउथ अमेरिका जा रहा है एक मछुआरा बनने के लिए और उसे बस 2 साल का समय चाहिए और फिर वो अमेरिका से बहुत सारे पैसे कमा कर लाएगा जिससे कि उनकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन युआन उसे गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ 2 सालों तक इंतज़ार नहीं करने वाली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही एक हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। और उसे बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम यहीं काम करोगे। अब जेई उसे बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती और इसके बाद जेई घर आकर यही बात अपनी माँ और अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बताता है, लेकिन वो भी वही बात बोलती हैं कि तुम्हें यही काम करना चाहिए। वेल गाइस, जेई का हमेशा से सपना था कि वो बहुत सारे पैसे कमाए और एक अच्छा मछुआरा बने, लेकिन उसके पास अभी तो उस प्लांट में काम करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है और इसलिए उसे वहीं काम करना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनके पास उनकी वाइफ आती हैं जो उन्हें एक फ़ाइल देती हैं और बोलती हैं कि ये उन्हें किम नाम के आदमी ने दिया है। फाइल में लिखा है कि पावर प्लांट में एक सेफ्टी मेजर नहीं हो रही है और अगर वहाँ कुछ गड़बड़ हुई तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस शहर का क्या होगा। प्रेसिडेंट भी उसे देख के थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसका क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ आज पावर प्लांट के सारे वर्कर और ऑफिसर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और इन्हीं में से 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि पावर प्लांट के यूनिट 1 में बहुत बड़ी दिक्कत है और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इसकी किसी को भी फिक्र नहीं है। अब अगली सुबह प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं और यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में यूनिट 1 दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है और दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट चाहते थे कि अभी के लिए पावर प्लांट बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन उनके मिनिस्टर्स उन्हें समझाते हैं कि इस पावर प्लांट की वजह से हमारे देश की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, अगर इसे बंद करा तो काफ़ी नुकसान होगा जिससे हमारी इकोनॉमी क्रैश हो सकती है। और ये सुनकर मजबूरन प्रेसिडेंट को इसे चालू रखने के लिए परमिशन देनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जेई अपने परिवार का कहना मानकर उस प्लांट में काम करना चालू कर देता है और उसके साथ उसके दोस्त भी थे, लेकिन इसी बीच वहाँ एक भूकंप आता है जो पूरे शहर को हिला कर रख देता है। ये कोई हल्का फुल्का भूकंप नहीं होता है दोस्तों, बल्कि 7.4 रेक्टर स्केल का होता है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान यूनिट 1 को देता है जहाँ पहले से ही सेफ्टी मेजर नहीं फॉलो किए जा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद प्लांट में लोगों को पता लगता है कि यूनिट 1 का रिएक्टर के पाइप में छेद हो गया है
और उसमें से वाटर लीकेज होने लग गया और धीरे धीरे करके जिसकी वजह से रिएक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है। अगर उसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो साउथ कोरिया में भी वही हाल होगा जो दोस्तों हमारे देश के छोटे से शहर भोपाल में हुआ था। अब कुछ लोग की टीम बनाई जाती है जिन्हें यूनिट 1 के रिएक्टर के पास भेजा जाता है ताकि वो उसे फटे हुए पाइप को वेल्डिंग से ठीक कर सके, लेकिन वेल्डिंग की हीट की वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था जिसकी वजह से उसके आसपास के पाइप भी फटना चालू हो जाते हैं। अब पूरे प्लांट में हड़कंप मच जाती है और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे अपनी जान बचाकर। चारों तरफ अफरा तफरी होती है। वहीं यूनिट 1 का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब इस बात की खबर प्रेसिडेंट को लगती है तो वो फ़ौरन ऑर्डर देते हैं कि प्लांट के आसपास रहने वाले सारे गांव वालों को जल्दी से वहां निकाला जाए और सभी को न्यूक्लियर प्लांट से कम 5 किलोमीटर दूर भेजा जाए जिससे वो रेडिएशन से बच जाए। अब लोकल पुलिस फ़ौरन अपने काम पे लग जाती है और वो सारे लोगों को एक स्टेडियम में इकट्ठा करती है जिससे जेई की फैमिली और युआन भी होते हैं। सभी को जेई की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो वही प्लांट में मौजूद था, लेकिन युआन उन्हें समझाती है कि वो सही होगा, वो जल्दी हमारे पास आ जाएगा। वहीं दोस्तों जिस टीम को यूनिट 1 में भेजा गया था वो पाइप को ठीक नहीं कर पाते जिस वजह से एक दूसरी टीम को वहां भेजा जाता है, लेकिन जब वो लोग तपते हुए रिएक्टर को देखते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। इधर पावर प्लांट के सीनियर देखते हैं कि अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए यूनिट के चीफ ऑर्डर देते हैं कि वेंट को खोल दिया जाए जिससे टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन वेंट में भी एक गड़बड़ी आ चुकी है जिससे कि वो खुल नहीं पाता। अब जेई भी उसी जगह मौजूद होता है जिसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो मैन्युअली वेंट को खोल दे और जेई उस वेंट को सही भी कर देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने वाला होता है तब तक दोस्तों बहुत ही देर हो चुकी होती है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो पूरे शहर को हिला के रख देता है। उसके मलबे पूरे शहर में दूर दूर तक फैल जाते हैं और साथ में पूरे शहर में रेडिएशन भी फैलना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि पूरा प्लांट तबाह हो चुका है और प्लांट के अंदर मौजूद जेई के दोस्त भी अब मारे जाते हैं। वो उन्हें देखकर रोने लगता है, लेकिन वो खुद की जान जैसे तैसे करके वहाँ से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, क्योंकि उन्हें पहले उनकी वाइफ ने वार्निंग दी थी इस बारे में कि वो इसे बचा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वो चाहते तो सभी को बचा सकते थे। अब ये सब देखकर उनके सारे मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि वो इस धमाके के बारे में आसपास के देशों को पता नहीं लगने देंगे और इसलिए वो मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बोलते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है और बताते हैं कि ये बस एक ड्रिल चल रही है और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सारे मिनिस्टर अपने देश की इकोनॉमी, अपनी इज्जत बचाना चाहते थे और साथ में एक और रीज़न भी होता है कि अगर ये बात किसी और देश को पता चली तो यूएन के ऑर्डर आ जाएंगे जिससे कि इन लोगों को और भी प्लांट्स को, न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद करना पड़ेगा जिससे कि इनके देश को भारी नुकसान हो सकता है और इसीलिए वो इस बात को छुपा रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम युआन को देखते हैं जो कि जेई की जान बचाने के लिए वापस उस प्लांट में जाती है, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ जेई बाहर दिख जाता है और वो जेई के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है और ये सुनकर जेई अपने आसपास हुई तबाही को देखता है और जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसके परिवार को लेके यहाँ से बहुत दूर चली जाए। युआन बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम अंदर गए तो मारे जाओगे, लेकिन जेई कहता है कि मेरे दोस्त अंदर अभी फंसे हुए हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा किसी भी हाल में। अब जेई का सीनियर भी उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। यहाँ हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पे लोग तड़प रहे थे रेडिएशन की वजह से और कुछ लोगों ने दर्द के मारे अपनी जान तक गंवा दी थी। अब ये सब देखकर युआन सीधे स्टेडियम जाती है और सभी को धमाके की सच्चाई बताती है और बोलती है कि हमें जल्दी से यहाँ निकलना चाहिए, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। अब ये सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागना चालू कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने गेट को लॉक कर दिया था और साथ में बाहर पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया था ताकि वो लोग यहाँ से बाहर ना जा सकें और इस रेडिएशन रिलीज के बारे में किसी को भी पता ना चले। और थक हार कर लोग अपने फ़ोन ट्राई करते हैं ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन गवर्नमेंट ने नेटवर्क जैमर्स लगा रखे थे जिसकी वजह से उनके फ़ोन भी काम नहीं कर रहे थे। वहीं जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, वो उस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि पावर प्लांट्स को ठंडा कर सकें और रेडिएशन को फैलने से रोक सके, लेकिन उनके पास जितना भी स्टोर वाटर होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है और रिएक्टर ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और साथ में उनके फायर फाइटर्स भी अब रेडिएशन की चपेट में आना चालू हो गए थे और अब इस लीकेज को रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, एक तरह से नामुमकिन
नामुमकिन होता जा रहा था। और यहाँ के जो इंचार्ज होते हैं जिनका नाम होता है पर्क, वो आके कहते हैं कि तुम लोगों ने पानी डालना बंद क्यों कर दिया। तो फायर फाइटर इंचार्ज से बोलते हैं कि पानी ख़त्म हो चुका है और हमें सी वाटर डालने की परमिशन नहीं मिली है। अगर हमने ऐसा किया तो यूनिट 1 बर्बाद हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ लोगों की जान जा रही है और इन्हें यूनिट 1 की पड़ी है। और अब यूनिट 1 बर्बाद ना हो इसलिए ये लोग चीफ की बात नहीं मानते और पानी डालना बंद कर देते हैं। और वहीं जेई जो अभी अंदर लोगों की जान बचा रहा था, वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए और कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी दौरान इसके ऊपर एक वाटर कूलेंट का पाइप फट जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों को बाहर लेके आता है। लेकिन दोस्तों अब रेडिएशन का असर उस पर भी दिखना चालू हो जाता है, वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और वहीं खड़ा उसका दोस्त चिल्लाते हुए जेई से कहता है कि उठ जा मेरे दोस्त उठ जा। लेकिन जेई अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था। और इधर दोस्तों सारे फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो इसे ठंडा कर सकें, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उस प्लांट से निकली हुई हवा अब आसपास के शहरों में भी फैलना शुरू हो जाती है और इसी वजह से बाकी देश के लोग अपने लोगों को साउथ कोरिया से एयर लिफ्ट करवाने लगते हैं। और वहीं युआन देखती है कि सारे शहर के पुलिस और डॉक्टर यहाँ से जा रहे हैं और ये देखकर वो सभी से कहती है कि हमें जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। और इसके बाद सभी लोग मान लेते हैं और एक साथ धक्का देते हैं, जिससे कि स्टेडियम का गेट टूट जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उन्हें बाहर बस खड़ी हुई दिखती है जिसमें युआन सबको बैठा देती है और वो खुद उस बस को गाँव से दूर ले जाने लगती है। लेकिन अब इस धमाके की बात किसी से छुपती नहीं, पूरी दुनिया में पता चल चुका था कि न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ है और सारे न्यूज़ चैनल में इसी की चर्चा हो रही थी, जिस वजह से पूरा साउथ कोरिया के लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने लगते हैं और हर तरफ बस तबाही का मंजर होता है। सब लोग अपने घर अपनी दुकानें छोड़कर भाग रहे थे। रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एयरपोर्ट पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। और साउथ कोरिया में हर चीज़ तबाह होती जा रही थी। अब सभी कंपनीज के शेयर गिरने लग जाते हैं, यहाँ की इकोनॉमी क्रैश होने लग जाती है। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल से हर चीज़ बाहर होती जा रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इसके बाद हम जेई को देखते हैं जिसे अब होश आ जाता है। वो उठते ही सबसे पहले युआन को फ़ोन करता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि उन्हें कहीं दूर ले जाए यहाँ से। तब उसका फ़ोन यहाँ पर कट जाता है और उसकी बात अधूरी रह जाती है। और अब जेई की माँ युआन के पास आती है और उसे पूछती है कि जेई कहाँ। तो युआन उनसे झूठ बोलती है कि वो हमारे पीछे ही है, बस थोड़ी देर में वो हम तक पहुंच जाएगा। इधर हम प्रेसिडेंट को देखते हैं जो पूरी तरह से निराश होकर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, अपने देश को कैसे बचाएं इस तबाही से। तभी उनकी वाइफ उनके पास आती है और कहती है कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं यहीं रुकूंगा। तभी उनकी वाइफ कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और उन्हें बताती है कि आपको चीफ पर्क से बात करनी चाहिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट प्लान के इंचार्ज पर्क को कॉल लगाते हैं और हालात के बारे में पूछते हैं। मिस्टर पर्क उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं कि फायर फाइटर सी वाटर डालने से मना कर रहे हैं और ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट उसी टाइम सी वाटर डालने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन सी वाटर डालने से टेम्परेचर तो नीचे आ जाएगा लेकिन यूनिट 1 बर्बाद हो जाएगा। अब इसके बाद प्रेसिडेंट कंट्रोल रूम में आते हैं और सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इधर पावर प्लांट अब थोड़ा ठंडा हो चुका था लेकिन लीकेज अभी भी बहुत ही ज़्यादा था। और इसके बाद चीफ पर्क प्रेसिडेंट को बताते हैं कि अब हमें इस लीकेज को सील करना होगा, तभी रेडिएशन रुक पाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी इसे सील करने जाएगा, इसे सही करने जाएगा, वो रेडिएशन से 10 मिनट के अंदर ही मारा जाएगा। तो कौन अपनी जान गंवाकर इसे ठीक करेगा? अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी। वहीं दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जिसकी बस अब आगे नहीं बढ़ सकती थी क्योंकि पूरे शहर में जाम लग चुका था, जिस वजह से सभी लोग पैदल ही आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब इन सब हालातों को देखकर प्रेसिडेंट एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी से माफ़ी मांगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पाया, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं किसी को भी ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ कि वो पाइप के क्रैक को फिक्स करे क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान चली जाएगी। लेकिन मैं अपने देश के लिए अपने सभी वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इकट्ठा हो और रिएक्टर के पाइप को एक साथ ठीक करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा कोरिया शहर तबाह हो जाएगा। अब ये न्यूज़ हॉस्पिटल में सारे जख्मी लोग भी देख रहे होते हैं और सभी जानते हैं कि जो भी इसे ठीक करने गया वो रेडिएशन की वजह से जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन जेई का एक दोस्त जिसका नाम गिल होता है
है। वो कहता है कि हम पहले से ही बहुत सारा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर चुके हैं और ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए अब हमें ही उन पाइप्स को ठीक करना होगा। अब उसकी बात सुनकर उसका सीनियर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आएगा। ये सब सुनकर जेई कहता है कि हमारा परिवार अभी भी जान बचाने के लिए सड़कों पर भटक रहा है और रेडिएशन उनके पीछे पीछे ही है। इस शहर में बसेस चलना बंद हो गई है और अगर हमने मदद नहीं की तो वो सभी मारे जाएंगे और हम ही लोग उनकी आखिरी उम्मीद है, हमें ही उस पाइप को ठीक करना होगा। ये सुनकर उसके साथी जोश के साथ बोलते हैं कि हम उन्हें मरने नहीं देंगे और हम तैयार हैं उस पाइप को ठीक करने के लिए। अब जेई सबसे पहले इस बात को युआन को फ़ोन करके बताता है और वो उसकी ये बात सुनकर युआन बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि अगर जेई वहाँ गया तो वापस कभी भी लौट कर नहीं आएगा। युआन रोते हुए कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, अगर तुम वहाँ चले गए तो मेरा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। और जेई कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए ही कर रहा हूँ। युआन उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, अंदर मत जाओ, लेकिन जेई उसका बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है। और तभी जेई की माँ उसे पूछती है कि क्या जेई हमारे पीछे है, तो युआन फिर से झूठ बोलती है कि हाँ वो हमारे पीछे है, ताकि जेई की माँ को सच्चाई ना पता चले और उन्हें दुख ना हो। और इसी बीच हम देखते हैं कि उनके साथ चलने वाले एक आदमी को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि अब रेडिएशन इन तक पहुंच चुका है। वो अब तेज़ी से उनकी तरफ आना शुरू हो गया था और ये देखकर वहाँ और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है और न जाने कितने बेकसूर लोग उसी भीड़ में दबकर मारे जाते हैं। और तभी उन्हीं में से जेई की माँ भी खो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मिल जाती हैं। अब जब जेई की बहन उनके पास जाती है तो वो देखती है कि उसके बेटे को उन्होंने छुपा कर रखा था ताकि वो सेफ रह सके, और ये देखकर वो वहीं रोने लगती है। वेल गाइस, वो कहते हैं ना कि अपने तो अपने ही होते हैं। वेल गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब सारे वॉलंटियर्स को बस से प्लांट की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में जेई और उसके दोस्त का गांव पड़ता है जो कभी हंसता खिलता हुआ करता था। वो अपने बचपन को याद करता है जब वो सभी खेला कूदा करते थे इसी रोड पर, और आज एक गलती की वजह से वो अपने दोस्तों, अपने परिवार से दूर हो गया है। अब इधर युआन और जेई की माँ सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जेई की माँ को पता चल जाता है कि कुछ लोग वापस प्लांट में जा रहे हैं उसे ठीक करने के लिए, और यहाँ उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उन लोगों में जेई भी है। अब ये सुनकर वो पूरी तरह से अपने होश खो देती हैं और वापस जेई को बचाने के लिए भागने लगती हैं। सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के लिए वापस जाती जा रही थी। और ये सीन देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपकी माँ से ज़्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। वेल गाइस, इधर अब सभी लोगों को सूट पहनाया जाता है और अंदर भेजा जाता है, और अंदर जाने पर वो लोग अलग अलग टीम्स में बट जाते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। लेकिन वहाँ काम जल्दी होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जो लीकेज हो रही थी उससे बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा था, और इस रेडिएशन के वजह से एक एक करके सभी लोग मारे जा रहे थे। तभी एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। जिस पाइप को ये लोग ठीक कर रहे थे वह पूरी तरह से फट जाता है। इसका मतलब कि अब इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता और अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है इस रेडिएशन को रोकने का। ये देखकर प्रेसिडेंट पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, और इधर जब लोगों को पता चलता है और इनका मिशन फेल हो चुका है तो लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन इसी बीच जेई अपना दिमाग चलाता है। वो एक प्लान बताता है सभी को। वो कहता है कि अगर हम लोग रिएक्टर के नीचे एक बॉम्ब लगा दें तो रिएक्टर के अंदर लगे रॉड्स और कॉलेंट वाटर नीचे बेसमेंट में चला जाएगा, जिससे कि एक नया टैंक बन जाएगा और ऊपर का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, जिस वजह से हम इस रेडिएशन को रोक सकते हैं। लेकिन जो भी इस बॉम्ब को लगाने जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और ये सभी चीज़ें प्रेसिडेंट कैमरा पर देख रहे होते हैं। अब ये सुन के सारे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि किसी को अपनी जान नहीं गंवानी थी। अब यहाँ पर 24 साल का लड़का अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि वो अपने परिवार, अपने लोगों की जान किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दोस्तों जेई होता है। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका घर, उसका गाँव हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा, और इसलिए वो अंदर जाने का फैसला करता है। अब वो अंदर जाता है और बाहर से उसके लोग गेट को बंद कर देते हैं। अब जेई उस बॉम्ब को लगाने के बाद वहीं बैठ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन वो आखिरी बार अपने परिवार से बात करना चाहता है, इसलिए वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो आखिरी बार अपने फैमिली से बात कर सकता है। उसकी एक ख्वाहिश प्रेसिडेंट पूरी कर देते हैं और वो उसे पूरे देश में लाइव दिखाते हैं। और तभी जेई की माँ और युआन को पता चलता है कि जेई लाइव आ रहा है, और ये सुनते ही वो बस की टीवी को ऑन करते हैं जिसमें जेई लाइव बोल रहा था। वो बोलता है कि मॉम, मैं हमेशा आपकी बातें मानता रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे डैड ऊपर बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना ही होगा। वो बोलता है कि माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको इस तरह गुड बाय बोल रहा हूँ। और ये देखकर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है।
और ये बोलते बोलते जेई की भी हिम्मत टूट जाती है और वो सच बोलने लगता है। जेई कहता है कि माँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, मैं आप सभी के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब सुनकर दोस्तों सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है और आखिरी बार जेई युआन से बोलता है कि सभी का ख्याल रखना, और तभी वो कैमरा बंद हो जाता है। अब ये देखकर उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती हैं और वो वहीं बैठकर रोने लगती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग प्लांट से बाहर आ जाते हैं और जेई ट्रिगर को दबा देता है, जिससे कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जेई की उसी में मौत हो जाती है। लेकिन उसके ये बलिदान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान बच जाती है और आखिर में प्रेसिडेंट कहते हैं कि जेई का ये बलिदान कभी भूला नहीं जाएगा, उसे हमेशा याद रखा जाएगा, इतिहास में उसका नाम होगा। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जो भी लोग प्लांट की वजह से मारे गए थे उन्हें प्रेसिडेंट श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें जेई की भी फोटो होती है। और अब इस शहर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। फिर हम युआन को देखते हैं जो टाउन में वापस आती है और वहाँ अपने दोस्तों की बचपन की फ़ोटो लगाती है और उसे देखकर जेई को याद करती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लास्ट में हमें बताया जाता है कि कोरिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट है और दुनिया में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो कि सिटी से बहुत ही ज़्यादा करीब है। वेल गाइज, इस मूवी का नाम पैंडोरा इसलिए पड़ा क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक पैंडोरा बॉक्स की तरह है जहाँ से खुशियाँ भी निकलती हैं और शैतान भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।